हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। आप सबका स्वागत है लाउड न्यूज़ टाइम के साइमलकास्ट पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर सोमवार को हम करते हैं रोजी रोटी, और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं वो मैटर्स जो आपके और हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी रसोई घर से ताल्लुक़ रखते हैं, और ख़ास तौर से हमारी जो ज़िंदगी है, उसमें जो हमारे एक तरह से प्रतिदिन के जो खर्चे होते हैं, उसके ऊपर किस किस्म के विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमेशा हमारे साथ होते हैं हमारे अर्थशास्त्री मित्र श्री नयन पारिक जी। नयन भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दिनेश जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल फाइन एंड वैसे फाइन है, पर आप जानते हैं कि पिछले कई वीक से हम लोग देख रहे हैं कि एक रोजी रोटी देखने वालों की और एक आम आदमी की ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है। नेटो ने बोला है कि अभी ये युद्ध खत्म होने को भी लंबा वक्त लगेगा, जी। तो तब तक महंगाई मेरे ख्याल से जो इंटरेस्ट रेट पे ये लोग काम कर रहे हैं उसके विपरीत महंगाई जो आगे करवटी ले रही है। मेरे ख्याल से यहाँ अहमदाबाद में थोड़े दिनों से पेट्रोल की शॉर्टेज भी एटलीस्ट हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाले पेट्रोल पंप पे दिखाई दे रही है। मुझे पता जी। नहीं बम्बई में क्या है, पर काफी ये आधे सब चीज़ें, हिंदुस्तान में, आधे हिंदुस्तान में है। बस बस ये सब चीज़ें थोड़ी सी सबको परेशान करती है, और उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं, या आपके मंच के द्वारा सुझाव हमारे जो लग है वो सरकारों जी। को रखते हैं। और कई बार आपके और हमारे जो सजेशन निकलते हैं शायद वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उस पर कोई बदलाव आता है, तो तब हम लोगों को और अच्छा लगता है कि भाई ऐसी चीज़ों पे हमारे सजेशंस कहीं सुने जाते हैं, उस पर काम होता है, उसकी कोई असर होती है। तो ये आपके प्लेटफॉर्म के प्रभाव का एक मेरे ख्याल से सबूत है। जी, बिल्कुल। और आज नयन भाई हम डिस्कस करेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस तो क्रैश होती जा रही हैं, लगातार गिरती जा रही हैं, और एफआईआईज़ ने तो पिछले करीब-करीब कुछ महीनों के अंदर 2 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसे हिंदुस्तान से निकाल लिए हैं। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, उनमें भी थोड़ा अब निराशा का भाव है, तो अब उस ढंग से लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं जैसे उनसे उम्मीद की जा रही थी। क्रिप्टोज़ भी डाउन हैं। फेड के द्वारा, जो कि अमेरिका का रिज़र्व बैंक है, देखा जाए तो आम भाषा में कहा जाए तो, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, और उसके जो ट्रेमर्स हैं, जो कंपन है, अब आप पूरी दुनिया में उसको देख सकते हैं। इसका विपरीत प्रभाव ये होगा कि भारत में भी रिज़र्व बैंक को अपने रेपो रेट बढ़ाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो ईएमआई हैं, मकान की हो, कार की हो, या जो भी आपने लोन लिए हैं, वो महँगी हो जाएँगी। हालाँकि थोड़ा बहुत फ़ायदा जिनका पैसा बैंक में एफडी वगैरह में पड़ा है, उनको भी थोड़ा-सा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ईएमआई वालों को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी लोगों के नुकसान हुए हैं पिछले पूरे हफ्ते के अंदर। नयन भाई, एक छोटी टिप्पणी इसके ऊपर। आपने सही कहा कि स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड है, मेरे ख्याल से 80% से ज़्यादा जो शेयर्स है उसके प्राइस मिनिमम 20% गिरे हैं। कहीं 40-50% ऐसे शेयर्स हैं जिनके प्राइस 40-50% के आसपास गिरे हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, और हम लोग हमेशा ये प्लेटफॉर्म के द्वारा कहते रहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसे डालने का रिस्क और रिवॉर्ड दोनों एक हाई होता है। और स्पेशली जो शॉर्ट टर्म के पैसे यदि स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो हमेशा ये कंपन का असर ज़्यादा पड़ता है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो आपके पास 5 साल से ज़्यादा जिस पैसे की ज़रूरत ना हो, जो आप अपने वेल्थ बिल्डिंग के लिए लगा सकते हो, और जो पैसे की आपको शॉर्ट और मीडियम टर्म में ज़रूरत ना हो, वही स्टॉक मार्केट में लगाने चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखिए, यदि आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा कोई रिटर्न चाहिए तो स्टॉक मार्केट एक ऑप्शन है, पर उसके साथ जो रिस्क है वो देखते हुए आई थिंक एटलीस्ट 5 years प्लस का जो पैसा है वही लगाना चाहिए, ताकि आपको ये जो स्टॉक मार्केट में गिरावट है उससे थोड़ा सा आप व्यथित हो, पर आपकी ज़िंदगी पूरी चरमरा ना जाए, और आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल ही इसके कारण तहस नहस ना हो जाए। उसके हिसाब से आपको अपने असेट का प्लानिंग और अपना इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करना चाहिए। जी, बिल्कुल। और साथ में नयन भाई, हमेशा हम डिस्कस करते रहे हैं, जो क्रिप्टो के अंदर काफ़ी भारत के लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, और क्रिप्टो एकदम पूरी दुनिया में ज़्यादा क्रैश हुआ है। अ, ख़ास तौर से जो उनके बिटकॉइन्स हैं और बाकी कुछ और जो करेंसीज़ हैं।
वो उसमें उसमें भी देखा जाए तो निराशा का भाव देखा जा रहा है, तो लोग थोड़े से सबड्यूड हो गए हैं, ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट और ये क्रिप्टो के प्रति। अ, उन्हें अब संशय पैदा हो रहा है कि ये मार्केट वापस में, खास तौर से क्रिप्टो की मार्केट, क्या वापस में दोबारा से उठ पाएगी क्या? आपने सही कहा कि जो क्रिप्टो में स्टॉक मार्केट में जो स्विंग है, उसको कहीं आप 3-4 गुना मल्टीप्लाई कर दे, वो स्विंग्स आपको क्रिप्टो में देखने को मिलते हैं। तो स्टॉक जी, मार्केट में जैसे आप समझिए कि पूरे साल में कहीं 20% प्लस माइनस हो सकता है, तो इसमें समझिए कि 15 दिन महीने में वो 20-25% इधर-उधर हो सकता है। कभी-कभी एक दिन में उसका जो है वो 5-10% से ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। तो जी। इसीलिए जो वीक हार्टेड है उनके लिए है नहीं, और ये एक स्पेक्युलेटिव चीज़ है, तो आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न या एक्सट्रीमली हाई रिस्क एक्सट्रीमली हाई रिटर्न काइंड ऑफ प्रोडक्ट है। और इसीलिए हमारा जो मेरे ख्याल से यूथ है वो इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि एक मिडिल एज के बाद रिस्क लेने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है इंसान की, और एक यूथ इसको लेता है, पर उसको भी बहुत समझ के लेने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि क्रिप्टो में जैसे आपने कहा कि बिटकॉइन का खुद का जो प्राइस है वो उसके हाई जो कहीं 60-70,000 डॉलर्स के आसपास का जो है, वो कहीं 20,000 के आसपास आ जाना, मतलब 70%, 60-70% प्राइस का गिरना, वो हार्ट अटैक ला सकता है लोगों में, और लोगों को तकलीफ हो सकती है। और इसीलिए और क्रिप्टो तो मेरे ख्याल से फिर भी एक जो बिटकॉइन है वो तो सबसे क्रिप्टो में सबसे स्टेबल और सबसे ब्लू चिप काइंड ऑफ करेंसी है। उसके अलावा कहीं कहीं क्रिप्टो करेंसीज तो ऐसी है जो कहीं 99% ड्रॉप हो गई है, या कहीं 95% के प्लस उसका जो वैल्यू है वो इरोड हो गया है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से वापस आए ना आए, कब इसमें रिकवरी आएगी, उसमें कितना टाइम लगेगा, और तब तक क्या सिचुएशन रहेगी, पर क्रिप्टो में उथल पाथल है। तो पहले जो 10 में नाम थे उसमें से कई नाम बदल गए हैं, नए क्रिप्टो आए हैं, उसमें 10 नाम और कोई जुड़े हैं। तो ये सब एक थोड़ा सा अफड़ा तफड़ी का माहौल है, और शेयर मार्केट में जो माहौल है उससे कहीं 3-4 गुना ज़्यादा अफड़ा तफड़ी हम लोग क्रिप्टो में देख रहे हैं। नैन भाई, अमेरिका में फेड ने अपने रेपो रेट्स बढ़ा दिए हैं, इंटरेस्ट महंगा होना शुरू हो गया है और भारत से जो कैपिटल है वो फिर से और ज़्यादा मात्रा में शायद बाहर ज़्यादा ज़्यादा जा सकती है। भारत ही क्यों, पूरी दुनिया से कहा जाए, जो कैपिटल अब जो उसकी फ्लाइट होगी अमेरिका की तरफ जाएगी। और ख़ास तौर से इसीलिए हमारी स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो रही है, और भी कुछ रीज़न हैं साथ में। लेकिन फेड रेट जब इंक्रीज़ होता है तो उसके कंपन पूरी दुनिया में महसूस किए जाते हैं। और अभी तो ये कहा जा रहा है कि अभी तो 0.75% किया है, और अभी तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा और शार्प राइज़ेज़ होंगे, इसी साल में होंगे, उन्होंने डिक्लेयर भी किए हुए हैं। तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? इनफैक्ट यूएस फेड वाले तो कह रहे हैं कि हम लोग यदि 1% दे देते तो काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक आ जाता। तो बोले हम लोग हुँ। काफ़ी लोगों के हेल्थ के कारण इसको 1% नहीं बढ़ाया है, पर और 0.7% बढ़ाया है, पर देखिए ये मैं समझ रहा हूँ एक सीसॉ इसमें टाइप चीज़ें हो एक रही हैं। पॉइंट और भी ऐड कर देता हूँ। इसमें बहुत बड़ा अनुमान ये है कि यूरोप में और अमेरिका में रिसेशन आ सकता है, जिसका एडवर्स इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत भारी हो सकता है। बिल्कुल, इनफैक्ट ये जो आपने कहा सब ऐसी जुड़ी चीज़ें हैं। तो जिग्सॉ पज़ल के ये अलग-अलग हिस्से हैं। पहले तो ये हुआ, इसका बैकग्राउंड समझिए तो कि कोविड हुआ। कोविड के कारण लोगों को जो तकलीफ हुई, लॉकडाउन हुए, उसके कारण सरकार ने एकदम जो पैसे हैं वो छोड़ दिए खुले, और वो कहा कि भाई पैसे के कारण किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने एक ईज़ी मनी पॉलिसी बनाई। काफ़ी देशों की सरकारों ने करेंसी नोटें बिल्कुल प्रिंट करी और लोगों में बाँटी, ताकि लोगों को कोविड के टाइम पे दिक्कत ना हो। और वो जो एक्स्ट्रा मनी का सप्लाई हुआ, फिर उसके कारण जो इन्फ्लेशन हुआ, तो अब उसको जो पेंडुलम को आप इस साइड लेने की कोशिश कर रहे हैं, और आप इंटरेस्ट रेट वगैरह इतने बढ़ा रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि वो उसका डर ये है कि आपके अनएम्प्लॉयमेंट और रिसेशन पे क्या असर होगा। तो आप यदि पैसा इतना महंगा कर देंगे, और यदि आपके रेट इतने इंटरेस्ट के बढ़ाएंगे, तो वो सामने ये दो भय है कि उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट, और स्पेशली इंडिया में हमारा लेबर पार्टिसिपेशन रेट अभी तो 40% के आसपास है। बांग्लादेश, नेपाल, बाकी के हमारे वियतनाम, ये वो सब देशों में भी कहीं
45 से लेके 75% तक का लेबर पार्टिसिपेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन हमारे यहाँ तो ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा स्वरूप ले चुका है। पर अमेरिका जैसे देशों में भी ये लग रहा है कि यदि फेड रेट ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे तो उन्होंने कहा हम लोगों को डर है कि इसके कारण रिसेशन का क्या होगा और इसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी क्या सिचुएशन होगी। पर अभी उसके बावजूद फेड ने और सरकार ने ये एक स्टैंड लिया है कि जो रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और पिछले 40-50 साल में तो कुछ एक जनरेशन ने अमेरिका में ये कभी देखा ही नहीं है कि ये इतने रेट या इतना इन्फ्लेशन कभी आ सकता है। और फूड इन्फ्लेशन वगैरह ऐसा आया है कि इन्होंने कहा ये इन्फ्लेशन के राक्षस को तो हमको पकड़ना ही पड़ेगा और उसके कारण जो यदि संभावनाएं खड़ी होती है ऑफ रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट वो हम बाद में देखेंगे। पर ये एक हाई ग्रेड फीवर एक जो है वो आया हुआ है तो वायरल फीवर के लिए बोले एक ऐसी एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, इसके कारण और क्या तकलीफें होगी वो फिर देखेंगे। पर अभी तो ये रोग को काबू में लेने की एक हमारी प्रायोरिटी 1 है और हम लोग इसमें अनकंडीशनली जाना चाहते हैं। तो बाकी की जो चीजें हैं वो सब हम भुगतने को तैयार हैं, पर इन्फ्लेशन का जो ये जो डेमन है उसको तो हमको पकड़ना पड़ेगा। ऐसे प्रकार की एक अभी मानसिक परिस्थिति चल रही है और उसके कारण आपने जैसे कहा हो सकता है कि अगले थोड़े वक्त में रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी परिस्थिति ले ताकि फिर उनको रेट को कहीं बैलेंस करना पड़े। तो ये जो पेंडुलम ऐसे ऐसे जा रहा है उसको कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पे रोकना पड़ेगा। पर जब तक वो न रोके तब तक मेरे ख्याल से ये ऐसा वाइडली चला जाएगा कि कई पॉपुलेशन के पार्ट को ये बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक टेल पीस लेते हैं जाते जाते। स्टेट्स और सेंटर का जो डेट है 2023 मार्च तक, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, आरबीआई का भी इस पर इनपुट्स हैं, वो हो जाएगा 95.3% ऑफ जीडीपी, जिसमें 62% सेंटर का है, 33.3% स्टेट्स का है। और आज जो मीटिंग एक हुई है, कल मीटिंग हुई थी एक्चुअली, जिसमें सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को केंद्र सरकार के द्वारा आगाह किया गया है कि आपकी हालत, बहुत सारी स्टेट्स की हालत इस समय देखा जाए तो श्रीलंका और पाकिस्तान से अच्छी नहीं है। तो वार्निंग साइंस आर ऑलरेडी देयर और चेतावनी आनी शुरू हो गई है। नैन भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये क्या लेवल के डेट पे सरकार को और इंडिविजुअल को कंफर्ट होना चाहिए और कहाँ उसके आगे बढ़ने से हम लोगों को उसकी फिक्र करनी चाहिए कि कहीं हम डेट ट्रिप में तो नहीं जा रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि भाई कई राज्यों की परिस्थिति और कई हमारे राज्य तो ऐसा है कि कोई यूरोप के या छोटे छोटे जो देश हैं उनके साइज के बराबर है। आज उत्तर प्रदेश आप देखिए तो पॉपुलेशन में, जीडीपी में, एरिया में वो कई यूरोपियन या एशियन देशों से भी बड़ा है। तो हमारे राज्य जो है वो कोई एक देश से कम नहीं है। और ये राज्य की परिस्थिति यदि ऐसी हो जाती है जो श्रीलंका की हो या पाकिस्तान की हो तो मेरे ख्याल से हम सब के लिए वो चिंता का विषय है, क्योंकि कहीं वो डेट ट्रैप ऐसा तो नहीं हो जिसके कारण एंड फाइनली तो देखिए इंडिया क्या है, हमारे सब स्टेट का मिला के जो पोजीशन होगी वही तो इंडिया है। तो इसीलिए यदि कोई बड़े राज्य तकलीफ में है तो मेरे ख्याल से अर्ली वार्निंग साइन उस राज्य के लिए भी है पर देश के लिए भी है। तो देश वाले जब बाकी के चीफ सेक्रेटरी को बता रहे हैं कि ये तकलीफ है तो मेरे ख्याल से वो भी समझने की बात है कि वो देश भी इतना ही स्ट्रांग है। वी आर ओनली एज स्ट्रांग एज अवर वीकेस्ट लिंक। तो हमारा जो वीकेस्ट राज्य है वो कितना स्ट्रांग है उस पर हमारा भारतवर्ष कितना स्ट्रांग है वो डिपेंड होता है। एक इवन हमारा सेंटर बहुत वीक है, 40% की लिमिट कब से हम क्रॉस करके 62 पे आ गए हैं और हम अपना करीब करीब 40% जो टैक्स कलेक्शन है वो रीपेमेंट में दे देते हैं हर साल। तो आप सोचिए सिचुएशन कितनी ग्रेव हो चुकी है। तो सेंटर आगाह तो कर रहा है स्टेट्स को, लेकिन सेंटर खुद उसको पोजीशन में जहां पर वो धीरे धीरे श्रीलंका और पाकिस्तान बनने की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसी के ऊपर, इसी विषय में एक लंबी डिबेट आप 6 बजे देख पाएंगे आज शाम को, और इसमें आपके बहुत काबिल पैनलिस्ट रहेंगे। तो डेट टू द जीडीपी जो इंडिया का बढ़ता जा रहा है, जहां हम बिल्कुल नाउ ऑलमोस्ट इन द डेट ट्रैप हैं, उसके ऊपर एक लंबी चर्चा आप 6 बजे उसको इसी चैनल पर देख पाएंगे। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे आपसे विदा और नयन भाई का करेंगे शुक्रिया अदा। और अगला अंक जो हमारा होगा, यानी कि अगले हफ्ते, वो होगा हमारा एनुअल अंक, यानी कि 52nd, जहां पर हम अपने
एक वर्ष पूरा करेंगे, खास तौर से रोजी रोटी का। तो दर्शक मित्रों, उसे भी देखना मत भूलिएगा। पिछले हफ्ते भी हमने रिमाइंडर दिया था और अब अगले हफ्ते एक स्पेशल प्रोग्राम करेंगे नयन भाई के साथ में, और आपके लिए वो एक क्या कहते हैं यादगार प्रोग्राम होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नयन भाई, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।